नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार प्रतिभा कोचिंग की हिंदी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था हिंदी के बारे में, भाषा, बोली, उपभाषा, मानक भाषा इत्यादि के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे धातु किसे कहते हैं। तो आप जानते हो धातु किसे कहते हैं, ज्यादातर किताबों में मिलता है किसी भी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस संसार में जितने भी शब्द हैं उसका जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। और ये भी बात नहीं है कि केवल और केवल ये बात केवल हिंदी में घटित होती है। इस संसार में जितनी भी भाषा है प्रत्येक शब्द का एक धातु होता है और धातु से आगे पीछे प्रत्यय और उपसर्ग लगते हैं जिसे हम शब्दांश के नाम से संबोधित करते हैं। तो देखते हैं धातु कहते किसे हैं। तो मैंने कहा किसी भी शब्द के मूल अंश को धातु कहते हैं। और धातु जब कहते हैं तो धातु दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की जब होती है तो कौन कौन सी होती है मित्र? तो हम जानते हैं, एक होता है शब्द रूप, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं धातु रूप। मैंने कहा धातु कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप के 4 भेद माने जाते हैं और धातु रूप के 1 भेद माने जाते हैं। अब शब्द रूप के जब 4 भेद माने जाते हैं तो होते कौन कौन से हैं? तो इस संसार में जितने भी संज्ञा हैं, दूसरे सर्वनाम, तीसरा आता है विशेषण, चौथा क्रिया विशेषण। तो मैंने कहा धातु के 2 भेद, शब्द रूप, धातु रूप, शब्द रूप के 4 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ये अव्यय के अंतर्गत आता है और अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। इसी के अंतर्गत एक आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। धातु रूप का एक भेद माना जाता है जिसे बोलते हैं क्या? क्रिया। जब क्रिया कहते हैं तो आपसे कहें कि पढ़ना क्या है, शब्द रूप में आएगा या धातु रूप में आएगा? तो आपको पता है पढ़ना क्रिया है, और क्रिया है तो किसके अंतर्गत आएगा? धातु रूप के अंतर्गत आएगा। मैंने कहा श्याम किसके अंतर्गत आएगा? शब्द रूप के अंतर्गत। मैंने कहा कल्पना किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञा के अंतर्गत। और संज्ञा के अंतर्गत है तो किसके अंतर्गत आएगा? शब्द रूप के। मैंने कहा मैं किसके अंतर्गत आएगा? सर्वनाम के अंतर्गत। और सर्वनाम के अंतर्गत आएगा तो किसके अंतर्गत है? ये शब्द रूप के अंतर्गत। ऐसे ही मैंने कहा मीठा, खट्टा विशेषण है तो शब्द रूप के अंतर्गत। धीरे धीरे भी क्रिया विशेषण है, किसके अंतर्गत आएगा? शब्द रूप के अंतर्गत। तो इस संसार में किसी भी शब्द का जो मूल अंश होता है उसे धातु कहते हैं। धातु 2 प्रकार की होती है, शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप के 4 भेद बताए जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा आता है धातु रूप। धातु रूप के अंतर्गत एक भेद होता है जिसे बोलते हैं क्रिया। और क्रिया जब मैंने कहा तो मैंने कहा पढ़ना, लिखना, खाना, जाना, ये क्रियाएं हैं। और क्रिया हैं तो किसके अंतर्गत आएंगे? धातु रूप के अंतर्गत। अब यही बात है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक हेडिंग आती है क्या? शब्दांश। इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये पूर्ण शब्द नहीं होते हैं, किसी भी शब्द के अंश होते हैं। और किसी भी शब्द के जब अंश होते हैं तो इसके 2 भेद होते हैं। और 2 भेद कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है उपसर्ग और दूसरा होता है मित्र प्रत्यय। एक है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय। अब उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं, और किसके आगे और किसके पीछे लगते हैं? तो हमने पढ़ा था कि भाषा जो शब्द बना था उसमें एक धातु थी, तो बीच में क्या होता है? धातु। और धातु से आगे जो शब्दांश लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और धातु के बाद जो शब्दांश लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाषा जो शब्द था, एक शब्द ले रहे हैं हम विभाषा, और विभाषा जब ले रहे हैं तो ये जो शब्द है इसमें क्या है कि एक धातु है भाष, भाष धातु भी, और इसमें जो प्रत्यय है उसे बोलते हैं क्या? वे। और इसमें
वी उपसर्ग है, भास धातु है और आ क्या है, प्रत्यय है। इसको जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, विभाषा। तो धातु, धातु से पहले जो लगा है उसे उपसर्ग, धातु के बाद में जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। इनका काम क्या होता है, तो किसी भी मूल शब्द के आगे या पीछे जुड़कर उस शब्द में या तो विशेषता ला देते हैं या उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम शब्दांश कहते हैं। तो इसके बारे में हमने अच्छे से जाना। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, अगली हेडिंग डालेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं, तो किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। इस संसार में काफी भाषाएं और काफी लिपियों में लिखी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग संपूर्ण विश्व में लगभग 450 लिपियां हैं, और 450 लिपियां हैं तो अब इन सभी लिपियों को हम याद तो कर नहीं सकते। तो जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं उनको हम देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो मैंने कहा किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को या तरीके को हम लिपि कहते हैं। लिपि जब कहते हैं तो कौन कौन सी लिपियां ज्यादातर पेपर में आती हैं उसे देखते हैं। तो हम एक भाषा लेते हैं जिसका नाम है क्या, संस्कृत भाषा। एक भाषा आती है हिंदी भाषा। संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, नेपाली भाषा, मराठी भाषा। ये सभी भाषाएं एक लिपि विशेष में लिखी जाती हैं जिसका नाम है क्या, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, इस देवनागरी लिपि को कई नामों से जाना जाता है। इसे लोकनागरी लिपि भी कहते हैं। इसे लोकनागरी या नागरी लिपि भी कहा जाता है। अनुच्छेद 343 का के तहत इसे राष्ट्र लिपि का भी दर्जा दिया गया है, इसीलिए इसे राष्ट्र लिपि भी कहते हैं। इसका विकास एक हमारी प्राचीन लिपि ब्राह्मी से हुआ है, इसलिए देवनागरी लिपि की जननी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि को भी कई नामों से संबोधित करते हैं। इसे गीरवाण वाणी लिपि भी कहते हैं। गीरवाण वाणी लिपि या परिष्कृत लिपि भी कहते हैं। आगे चलते हैं। एक भाषा आती है जिसका नाम है अंग्रेजी। जर्मन, फ्रेंच भाषा। ये सभी भाषाएं एक लिपि विशेष में लिखी जाती हैं जिनका नाम है रोमन लिपि। ऐसे आगे चलते हैं। एक भाषा आती है जिसका नाम है उर्दू। कभी कभार बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है कि उर्दू भाषा कैसी भाषा है, भारतीय भाषा है या विदेशी भाषा। तो ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दी जल्दी में लगा के आते हैं कि ये विदेशी भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है।
उर्दू भाषा भारतीय भाषा है। अब ये भारतीय भाषा है कैसे? तो उर्दू भाषा दो भाषाओं का समावेश है। कैसे? कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो एक आती है भाषा फारसी भाषा और एक आती है अरबी भाषा। दोनों भाषाओं के समावेश से भारत में एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसे बोलते हैं उर्दू भाषा। इसलिए उर्दू भाषा भारतीय भाषा है। भारतीय भाषा है, लेकिन कभी कभी आपको प्रश्न पूछता है कि ये उर्दू शब्द किस भाषा का है। तो आप ध्यान देना कि ये जो उर्दू शब्द है तुर्की भाषा का है। अभी मैंने कहा दो भाषाओं का समावेश है, तो वो भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो एक है फारसी भाषा और दूसरी है अरबी भाषा। दोनों के समावेश से एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसे बोलते हैं क्या? उर्दू भाषा। उर्दू भाषा एक लिपि विशेष में लिखी जाती है जिसका नाम है फारसी लिपि। आगे चलते हैं। एक भाषा आती है जिसका नाम है पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा ये पंजाब प्रांत की प्रादेशिक भाषा है। तो पंजाब प्रांत ने अनुच्छेद 345 का प्रयोग करते हुए इसे अपनी प्रांत की प्रादेशिक भाषा स्वीकार किया है। पंजाबी भाषा एक लिपि विशेष में लिखी जाती है जिसका नाम है गुरुमुखी लिपि। और गुरुमुखी लिपि के बनाने वाले जो व्यक्ति विशेष माने जाते हैं या जनक जो माने जाते हैं वो हैं गुरु अंगद देव। ऐसे ही एक भाषा आती है आगामी क्रम में चीनी भाषा। चीनी भाषा एक लिपि में लिखी जाती है जिसे बोलते हैं चित्रलिपि। मैंने कहा लिपि किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। इस संसार में काफी लिपियां हैं। हमने जो पेपर में आने की संभावनाएं रहती हैं उनके बारे में जानने की कोशिश की है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो मैंने कहा संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, नेपाली भाषा, मराठी भाषा, ये जो सभी भाषाएं एक लिपि विशेष में लिखी जाती हैं जिसका नाम है देवनागरी लिपि। अब देवनागरी लिपि को कई नामों से संबोधित करते हैं, जैसे मैंने बताया लोकनागरी लिपि भी कहते हैं, नागरी लिपि भी कहते हैं। इसे राष्ट्र लिपि भी कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान का एक भाग 17 है, उसको 4 अध्यायों में बांटा गया है। उसी में एक अनुच्छेद आता है आर्टिकल 343। 343 को 2 भागों में बांटते हैं हम, 343 का और 343 खा। 343 का के तहत हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि का दर्जा दिया गया है, इसलिए देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि भी कहते हैं। इस देवनागरी लिपि का विकास हमारी प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आपको पता होगा, इतिहास का अवलोकन जब आप करते होंगे तो प्राचीन सापेक्ष में कई प्राचीन लिपियां मानी जाती हैं, जैसे अरमाइक, ग्रीक, खरोष्टी। उसी समय की एक ब्राह्मी लिपि है, बहुत प्राचीन लिपि मानी जाती है। तो देवनागरी लिपि का विकास हमारी प्राचीन लिपि ब्राह्मी से हुआ है, इसलिए देवनागरी की आदि जननी जो लिपि है उसे बोलते हैं ब्राह्मी लिपि। अब ब्राह्मी लिपि को भी कई नामों से संबोधित करते हैं, जैसे क्या गीरवाण वाणी लिपि या परिष्कृत लिपि भी कहते हैं। इसका एक और नाम संबोधित उसमें मिलता है प्रचलन में, इसे देव लिपि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे अच्छे से भी समझेंगे। अब क्या है ये जो देवनागरी लिपि है, अब देवनागरी लिपि है तो देवनागरी लिपि को अक्षरात्मक लिपि भी कहते हैं। जब अक्षरात्मक लिपि कहेंगे तो ये सभी भाषाएं कैसी हो जाएंगी? अक्षरात्मक हो जाएंगी। आगे चलते हैं, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ये जो सभी भाषाएं एक लिपि विशेष में लिखी जाती हैं उसका नाम है रोमन लिपि। और रोमन लिपि को एक विशेष, मैंने कहा अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ये सभी भाषाएं एक लिपि में लिखी जाती हैं जिसे बोलते हैं रोमन लिपि। रोमन लिपि कैसी लिपि है? तो ये वर्णात्मक लिपि है। अभी आपके मन में एक प्रश्न उड़ रहा होगा कि अक्षरात्मक लिपि, वर्णात्मक लिपि क्या होती है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ समझते हैं, मैंने ये शब्द लिखा राम,
और राम जब शब्द लिखा तो इसमें आपको पता होगा कितने वर्ण हैं, तो कुछ लोग कहेंगे 4 हैं, कुछ लोग कहेंगे 2 हैं। तो आप श्योर रहना कि इसमें 4 वर्ण हैं। 4 कैसे हैं? तो एक है रा और एक है मा। ये 2 क्या है? हमारे अक्षर। अक्षर का क्या हो सकता है? टुकड़े हो सकते हैं। टुकड़े जब हो सकते हैं तो एक क्या है? ये रा, और इसमें क्या मिला हुआ है? आ। और ये क्या है? माँ, और ये क्या है? आ। इसको हम जब जोड़ते हैं तो ये बनता है, और इनके समावेश से क्या बन जाता है? राम बन जाता है। तो ये जो सभी भाषाएं किसके समावेश से बनती हैं? अक्षरों के समावेश से बनती हैं। इसलिए इन सभी भाषाओं को अक्षरात्मक भाषा कहते हैं। इसलिए देवनागरी लिपि को अक्षरात्मक लिपि के नाम से संबोधित किया जाता है। आगे चलते हैं। ये जो अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच जो भाषाएं बताई मैंने, रोमन लिपि में लिखी जाती है, इन्हें वर्णात्मक लिपि कहते हैं। तो ये सभी भाषाएं कैसी होंगी? वर्णात्मक लिपि। कैसे होंगी? मैंने लिखा क्या? एप्पल लिखा, और एप्पल जब मैंने लिखा तो ये क्या है? इसमें APPLE, ये सभी क्या है? वर्ण, और वर्णों के समावेश से क्या बन गया? एप्पल। और एप्पल जब बना तो ये शब्द बन गया किसके समावेश से बना? वर्णों के समावेश से। इसलिए इन सभी भाषाओं को क्या बोलते हैं? वर्णात्मक भाषा कहते हैं, और इस लिपि को क्या बोलते हैं? वर्णात्मक लिपि। आगे चलते हैं। बात कर चुके हैं कि उर्दू भाषा भारतीय भाषा है। कैसे कैसे? आपने भारत का भूगोल थोड़ा सा पढ़ा होगा, विश्व का भूगोल पढ़ा होगा। तो प्राचीन समय में अरब के लोग भारत के साथ व्यापार करने के लिए आए, और ईरान के लोग भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए आए। अरब के लोगों की जो भाषा थी अरबी थी, और ईरान के लोगों की जो भाषा थी वो फारसी थी। दोनों के स्थान के जो लोग भारत में रहने लगे, और दोनों के जो लोग हैं भारत में जब रहने लगे, तो उनके विचार विनिमय से एक नई भाषा का उदय हुआ, जिसे बोलते हैं क्या? उर्दू भाषा। तो उर्दू भाषा का जन्म भारत में होने के कारण उर्दू भाषा को भारतीय भाषा कहते हैं। किन किन भाषाओं का समावेश है? फारसी और अरबी। ये किस लिपि में लिखी जाती है? तो फारसी लिपि में लिखी जाती है। आगे चलते हैं। एक पंजाबी भाषा आती है, और पंजाबी भाषा पंजाब प्रांत की प्रादेशिक भाषा है। अब प्रादेशिक भाषा क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की थी भारतीय संविधान का एक भाग आता, भाग 17, उसमें क्या है? 343 से लेकर 351 राजभाषा का उल्लेख करता है। और राजभाषा का जब उल्लेख करता है तो उसी में एक 345 आर्टिकल कहता है कि भारत में जितने भी राज्य हैं, लगभग 28 राज्य हैं, तो प्रत्येक राज्य को अपनी एक या एक से अधिक प्रादेशिक भाषा स्वीकार करने का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 345 के तहत। जैसे कि आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की भी अपनी एक प्रादेशिक भाषा है, ऐसे गुजरात की अपनी प्रादेशिक भाषा है, महाराष्ट्र की भी अपनी प्रादेशिक भाषा है। तो किस अनुच्छेद के तहत अपनी ये प्रादेशिक भाषा स्वीकार कर सकते हैं? अनुच्छेद 345 के तहत। अगर कोई राज्य अपनी कोई प्रादेशिक भाषा स्वीकार नहीं करता है तो उस राज्य के सभी प्रशासनिक कार्य या तो हिंदी में होंगे या अंग्रेजी में होंगे। अगर कोई राज्य अपनी प्रादेशिक भाषा स्वीकार कर लेता है तो उस राज्य के सभी प्रशासनिक कार्य उसी प्रादेशिक भाषा में किए जाते हैं। ऐसे ही पंजाब प्रांत ने अनुच्छेद 345 का प्रयोग करके पंजाबी भाषा को अपने प्रांत की प्रादेशिक भाषा स्वीकार किया है, और ये भाषा एक लिपि विशेष में लिखी जाती है जिसका नाम है गुरुमुखी लिपि। और इस गुरुमुखी लिपि को बनाने वाले जो व्यक्ति विशेष हैं उनका नाम है गुरु अंगद देव, अर्थात ये इसके जनक हुए। आगे बात करते हैं चीनी भाषा। चीनी भाषा एक लिपि में लिखी जाती है जिसका नाम है चित्रलिपि, और चित्रलिपि है इसलिए इसे चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। चित्रात्मक लिपि। चित्रात्मक लिपि कहते क्यों है? आपको पता होगा सबसे पहले कागज का आविष्कार जो हुआ था वो चीन में मानते हैं, और चीन में जब मानते हैं, लेकिन जब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था चीन के लोग लेखन परंपरा में पारंगत हो चुके थे। जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ और लेखन परंपरा में पारंगत हो चुके थे तो लेखन परंपरा जब करते थे तो वो किस पर करते थे? तो बांस जानते होंगे, बांस की एक खपंच बनाते थे, और खपंच पर लिख तो सकते नहीं है, तो वहां पर एक विशेष प्रकार की आकृति बनाते थे, इसलिए आकृति को चित्र कहते हैं। और चित्र जब कहते हैं तो उस लिपि का ही नाम क्या पड़ गया? चित्रलिपि। और इसलिए कैसी लिपि है? चित्रात्मक लिपि। तो इसके बारे में हमने अच्छे से जाना। कभी कभार बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लेता है, अगर भारत के सापेक्ष में पूछता है कि नेपाली भाषा किस लिपि विशेष में लिखी जाती है तो आप बता सकते हो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लेकिन अगर विश्व स्तर पर प्रश्न को पूछता है और उसमें देवनागरी भी देता है, और नेपाली जो भाषा है इसकी एक विशेष लिपि होती है जिसका नाम है क्या? नेवारी लिपि। तो अगर दोनों ऑप्शन मिलते हैं, नेवारी भी मिलता है, देवनागरी भी मिलता है, तो वरीयता किसको देनी है? आपको नेवारी को।
और अगर क्या है नेवारी ऑप्शन में नहीं है और देवनागरी दे रखा है तो आप से और देवनागरी को लगा सकते हैं। तो ये हमने अच्छे से जाना लिपियों के बारे में। इससे कुछ तथ्य और भी हैं, आगामी क्लास में हम अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी आपके विचार इत्यादि हों उसे आप शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए, जो कि हम आगामी क्लास जो होंगी उसमें सही करने का प्रयास करें। धन्यवाद।